कहानी एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से शुरू होती है, जहां हम दो औरतों को एक नए लड़के जांग बू के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जो अभी अभी शामिल हुआ है। क्योंकि वो लड़का घर के अंदर भी काला सनग्लास पहने हुए था, उन्हें ये अजीब लगा। तभी उन्होंने एक कैमरे में देखा कि बाइक पर सवार दो चोरों ने एक लड़की से बैग छीन लिया है और मौके से भाग रहे हैं। ये देखकर वे अपने चीफ को इस घटना के बारे में बताते हैं और चीफ तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी देते हैं। इस बीच कंट्रोल सेंटर में सभी लोग चोरों को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरे में चोर अचानक गायब हो जाते हैं, जिससे सब परेशान हो जाते हैं। उसी समय जांग बू दूसरे कैमरे में चोरों को भागते हुए देख लेता है। ये देखकर मुखिया जल्दी से फिर से पुलिस को बताता है। इसकी वजह से पुलिस चोरों को पकड़ पाती है। जांग बू की तेज नजर से सब इंप्रेस हो जाते हैं। असल में जांग बू को एक ऐसी बीमारी थी जिससे उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखता था। इसी स्लो मोशन की वजह से वो चोरों को सफलतापूर्वक ट्रैक कर पाया। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया है, जिसमें हम 5वीं क्लास में जांग बू को अपने दोस्त सुमी के साथ एक रेस में हिस्सा लेते हुए देखते हैं। रेस के दौरान जांग बू को पहली बार स्लो मोशन महसूस हुआ। जब उसके माता पिता को इसके बारे में पता चला तो वे उसे डॉक्टर स्योक के पास ले गए, जिन्होंने उसकी आंखों की जांच की और उन्हें बताया कि जांग बू को डायनामिक विजुअल एक्यूटी नाम की एक रेयर कंडीशन है। इस कंडीशन की वजह से जांग बू सब कुछ स्लो मोशन में देख सकता था। मतलब वो किसी भी हिलती हुई चीज की डिटेल्स देख सकता था। चलने या दौड़ने में बहुत साफ साफ दिखाई देता है। इसे साबित करने के लिए डॉक्टर स्योक ने जांग बू की तरफ तेज रफ्तार से एक बॉल फेंकी, लेकिन जांग बू ने उसे आसानी से पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर जांग बू बहुत ज्यादा दौड़ेगा या बहुत ज्यादा जोर लगाएगा तो उसे चक्कर आने लगेंगे, और अगर ऐसा होता रहा तो वो आखिरकार अंधा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर सीक ने उसे हमेशा काला सनग्लास पहनने की सलाह दी। जोंग बू की आंखों की हालत के बारे में जानने के बाद उसके पिता पैसे कमाने के लिए विदेश चले गए, ताकि वे अपने बेटे का सही इलाज करा सकें। इसके बाद जांग बू अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगा। उसकी हालत एक वरदान और एक श्राप दोनों थी। उसे कुछ चीजें स्लो मोशन में देखना पसंद था, लेकिन क्योंकि वो हमेशा काला सनग्लास पहनता था, इसलिए स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते और बुली करते थे। स्कूल में सुमी ही उसकी अकेली दोस्त थी। आखिरकार जांग बू के मन में उसके लिए फीलिंग्स आने लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, क्योंकि वो जांग बू की दोस्त थी, दूसरे लोग भी सुमी को चिढ़ाने और इग्नोर करने लगे। ये सब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां ना चाहते हुए भी सुनुमी ने जांग बू को छोड़ दिया। अब जांग बू का कोई दोस्त नहीं था। इससे जांग बू निराश और उदास महसूस करने लगा। इसलिए उसने दिन रात बहुत पास से लगातार टीवी देखकर अपनी आंखों को पूरी तरह से खराब करने का फैसला किया। हालांकि इतनी कोशिशों के बाद भी उसकी आंखें और खराब नहीं हुई। इसके बजाय उसे जो ड्रामा वो देख रहा था उनसे प्यार होने लगा। वो हर एक्टर को बहुत ध्यान से करीब से देखता, और उसके बाद जांग बू ने बाहर जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। पैसे बचाने के लिए उसके पिता छुट्टियों में भी घर नहीं आते थे, और बस ऐसे ही 10 साल बीत गए। एक दिन खबर आई कि उसके पिता की काम की जगह पर हुए एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस हादसे ने जांग बू के परिवार को तोड़ दिया। अपनी मां और बहन के बाद जांग बू की जिंदगी में डॉक्टर स्योक ही एकमात्र करीबी इंसान बचे थे। इसलिए वो उनसे मिलने गया। डॉक्टर स्योक ने उसे बाहर जाना शुरू करने, नौकरी ढूंढने और अपने परिवार को पैसे से मदद करने की सलाह दी। इस सलाह को मानकर जांग बू ने एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। ये हमें फिल्म की मौजूदा टाइमलाइन पर वापस लाता है। यहां हम देखते हैं कि जांग बू को सच में मजा आया। सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर करते हुए उसे उन ड्रामास की याद आ गई जिन्हें वो बचपन से देखता आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि ड्रामा में सब कुछ एक्टिंग होता था, जबकि मॉनिटर पर जो सीन वो देखता था वे असल जिंदगी के होते थे। ऑफिस में जांग बू मुश्किल से ही किसी से बात करता था। उसके बगल में बैठा ब्योंगसू नाम का आदमी उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन जांग बू बिना कुछ कहे बस चुपचाप सिर हिला देता था। कैमरों को मॉनिटर करते हुए जांग बू अक्सर उन कदमों की गिनती करता था जो लोग कुछ जगहों पर पहुंचने के लिए उठाते थे। ब्योंगसू को यह थोड़ा अजीब लगा। अजीब बात है, लेकिन उसने कभी जांग बू से इस बारे में नहीं पूछा। फिर एक दिन ब्योंगसू ने जांग बू से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जांग बू को सुनुमी की याद आ गई। अगले दिन हम देखते हैं कि जांग बू सुनुमी से मिलने उसके घर जाता है। सुनुमी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पैसे की तंगी से जूझ रही थी। जब जांग बू पहुंची तो एक लोन कलेक्टर पहले से ही वहां था और उससे पेमेंट मांग रहा था। कलेक्टर ने सुनुमी पर चिल्लाते हुए कहा, अपना घर बेचो और मेरा लोन चुका दो। जांग बू उसे दूर से देखता रहा, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। उससे सीधे बात करे। तब से वो सीसीटीवी कैमरों से रेगुलर सुनुमी पर नजर रखने लगा। इस दौरान उसने उसका डेली रूटीन याद कर लिया। हर रात सुमी काम से लौटती और कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए एक कॉफी शॉप पर रुक जाती। ये देखकर जांग बू ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया।
एक दिन उसने सड़क किनारे एक लावारिस सोफा पड़ा देखा, इसलिए उसने सोफा उठाया और उसे उस जगह पर रख दिया जहां सुमी अक्सर खड़ी होकर अपना कोल्ड ड्रिंक पीती थी, इस उम्मीद में कि वो वहां बैठकर आराम कर सकेगी। उस रात सुमी ने सोफा देखा। बिना ज्यादा सोचे कि उसे वहां किसने और क्यों रखा है, वो बैठ गई और आराम से अपनी ड्रिंक का मजा लेने लगी। अगले दिन बारिश होने लगी और जांग बू ने कैमरे से देखा कि सुमी बस स्टॉप पर फंसी हुई है। ब्योंगसू की मदद से वो मौके पर पहुंचा। वहां पहुंचकर जांग बू ने किसी के ड्रामा के हीरो की तरह छाते से उसे बारिश से बचाने की कोशिश की, लेकिन सुमी उसे पहचान नहीं पाई। उसने गुस्से में उसे डांटा और चली गई। इसके बाद जांग बू और ब्योंगसू डॉक्टर स्योक से सुनुमी को इम्प्रेस करने के बारे में सलाह मांगने लगे। डॉक्टर स्योक ने उसे फूल देने का सुझाव दिया। अगले दिन हम देखते हैं कि सुमी एक म्यूजिकल ड्रामा के ऑडिशन के लिए जा रही है, लेकिन उसे पहले ही देर हो चुकी है। वो अपने मैनेजर को फोन करती है, लेकिन वो कहता है कि उसे बहुत देर हो चुकी है। निराश होकर वो सड़क पर गाना शुरू कर देती है। उसने बहुत अच्छा गाया और वहां से गुजरने वाले लोग रुककर उसे देखने लगे। उसी समय जांग बू एक नए हेयर स्टाइल और फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। उसका गाना खत्म होने के बाद वो उसके पास गया और उसे फूल दिए। उसी समय जांग बू ने उसे नाम से पुकारा और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं। सुनुमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। जब मैं बच्चा था तो मेरा कभी जांग बू नाम का कोई दोस्त नहीं था। ये सुनकर जांग बू हैरान रह गया। वो शुरू से ही गलत लड़की के पीछे पड़ा था, लेकिन अब तक वो सच में सुनुमी के प्यार में पड़ गया था। अगले दिन इत्तेफाक से जांग बू और सुनुमी फिर से एक दूसरे से टकरा गए। सुमी शॉपिंग करके घर लौट रही थी। जब सुमी ने जांग बू को देखा तो उसने उसे अपने शॉपिंग बैग उठाने को कहा। जैसे ही उसने बैग उसके घर पहुंचाए और जाने वाला था, सुनुमी ने पूछा, तुम अपनी बचपन की दोस्त को क्यों ढूंढ रहे हो? इस पर जांग बू ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। ये सुनकर सुमी अवाक रह गई। बाद में जांग बू ने सीसीटीवी कैमरे से देखा कि सुमी फोन पर किसी से बात कर रही थी। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि उसे म्यूजिकल ड्रामा के लिए चुन लिया गया है। इस खबर से बहुत खुश होकर सुमी सड़क पर नाचने लगी। उसे इतना खुश देखकर जैंगबू भी खुश हो गया और उसने उसका स्केच भी बनाया। उस शाम हम सुनुमी को एक कैफे में उसकी खुशखबरी का जश्न मनाते हुए देखते हैं। तभी जैंगबू इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा लेकर आया और उसे देते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम फूलों के बजाय नूडल्स लेना पसंद करोगी, याद है? वे बात करने लगे। बातचीत के दौरान सुनुमी ने उसे अपना ड्रामा स्क्रिप्ट दिखाई और मजे के लिए एक छोटा सा रोल भी किया। बदले में जैंगबू ने अपना टैलेंट दिखाया। कैफे में सब लोग उस पर तेज रफ्तार से नंबर लिखे चम्मच फेंकने लगे। जैंगबू ने हर एक को आसानी से पकड़ लिया और हर चम्मच पर नंबर सही सही पढ़ लिया। उन सभी ने बहुत मजा किया। अगले दिन हम जैंगबू को सुनुमी के घर के पास घूमते हुए अपने कदम गिनते हुए देखते हैं। बाइसू ने यह देखा और समझ गया कि जैंगबू रास्ता याद करने की कोशिश कर रहा था। उस शाम जब सुमी घर लौटी काम पर, उसने देखा कि जैंगबू उसका इंतजार कर रहा है। वे साथ में चलने और बातें करने लगे। सुमी ने पूछा, तुम काम के लिए क्या करते हो? जैंगबू ने जवाब दिया, मैं एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता हूं। मैं सारा दिन लोगों को देखता रहता हूं। थोड़ी देर बाद वे कॉफी शॉप के बाहर सोफे पर बैठ गए। सुनुमी ने फिर जैंगबू से कहा, कैफे का मालिक मेरा क्रश है। मुझे यकीन है कि उसके पास एक कार भी होगी। इससे जैंगबू को जलन हुई। वो बहुत देर तक कैफे के मालिक को घूरता रहा, अपनी फीलिंग्स छिपा नहीं पा रहा था। सुनुमी को इम्प्रेस करने के इरादे से जैंगबू ने उसे कार में ड्राइव पर ले जाने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि उसके पास अपनी कार नहीं थी, इसलिए उसने ऑफिस में सबसे पूछना शुरू कर दिया कि क्या किसी के पास कार है जिसे वो उधार ले सके। बदकिस्मती से किसी के पास नहीं थी। बाद में जब सुमी घर जा रही थी तो वो फिर से लोन कलेक्टर से टकरा गई। उसने उसे धमकाते हुए कहा, अगर तुमने जल्द ही पेमेंट नहीं किया तो मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी पड़ सकती है। तभी जैंगबू और ब्योंगसू वहां आ गए और उसे बचाया। जब जैंगबू ऑफिस लौटा तो उसने देखा कि सुनुमी सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ी है, थैंक यू चिल्लाते हुए। उसे पता था कि जैंगबू सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में कहीं से उसे देख रहा है। ये देखकर जैंगबू का दिल खुशी से भर गया। दोनों एक पार्क में गए। जैंगबू ने गिरते हुए पत्ते पकड़े और सुमी को देते हुए पूछा, अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम कहाँ जाती? सुमी ने जवाब दिया, अगर मेरे पास कार होती तो मैं हमेशा समुद्र तक गाड़ी चलाकर जाती। जैंगबू के पास कार नहीं थी, लेकिन वो रेगुलर लोकल बस में सफर करने लगा और दोस्त बन गया बस ड्राइवर के साथ। जैंगबू ने बस ड्राइवर को कई बार काम के बाद रात में अकेले बेसबॉल खेलते देखा था, इसलिए एक रात जैंगबू उसके साथ खेलने चला गया और खेलते समय उसने अपनी फीलिंग्स बताई और मदद मांगी। ड्राइवर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन बस ड्राइवर जैंगबू और ब्योंगसू ने सुनुमी को बस स्टॉप से पिक किया ताकि उसे समुद्र दिखा सकें। इसके लिए उन्हें दूसरे शहर जाना था।
रास्ते में वे तीनों मजे कर रहे थे और ट्रिप का मजा ले रहे थे। लेकिन जैसे ही वे शहर के बॉर्डर के पास पहुंचे, एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी बस रोकी और उन्हें वापस जाने को कहा, क्योंकि लोकल बसों को दूसरे शहर में जाने की इजाजत नहीं थी। गुस्से में सुनुमी बाहर आई और ऑफिसर से बहस करने लगी। इस बीच जैंगबू चुपचाप खड़ी उसे स्लो मोशन में देख रही थी, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध। थोड़ी देर बाद ब्योंगसू ने उसे शांत किया और वे सब अपने शहर लौट आए। सीसीवी कंट्रोल सेंटर में वापस आकर चीफ ने सभी को बताया कि शहर में हाल ही में महिलाओं को टारगेट करके किडनैपिंग के मामलों की संख्या बढ़ गई है। उसने सभी को अलर्ट रहने को कहा। उस समय यांगबू एक मॉनिटर से सुनुमी को देख रहा था, लेकिन अचानक से सुनुमी सीसीटीवी फुटेज से गायब हो गई। ये देखकर जैंगबू घबरा गया। वो उस जगह की तरफ भागा और मुश्किल से वहां पहुंचा तो देखा कि सुमी का स्कार्फ जमीन पर पड़ा है। इससे पहले कि वो कुछ सोच सकता, उसे एहसास हुआ कि ये एक शरारत थी। सुमी ने यह सब नाटक किया था। वो जानना चाहती थी कि क्या जैंगबू उसे बचाने आएगा। फिर सुमी ने जैंगबू से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जैंगबू ने जवाब दिया, हाँ करती हूँ। सुमी ने जैंगबू का सनग्लासेस उतारा और उसे किस किया। इसके बाद जैंगबू से उसके घर छोड़ने गया। सुमी ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि लोन कलेक्टर पहले ही आ चुके थे और अंदर बैठे थे। उन्होंने जगह को खराब कर दिया था और सुमी को पैसे वापस करने के लिए धमका रहे थे। जैंगबू ने सुमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से स्ट्रेस की वजह से उसकी नज़र धुंधली हो गई और वो वहीं गिर पड़ा। बाद में जब लोन कलेक्टर आखिरकार चले गए तो जैंगबू और सुमी ने सफाई शुरू कर दी साथ में। ऐसा करते समय जैंगबू को वही पुरानी ड्राइंग्स दिखीं जो उसने स्कूल में सुनुमी के लिए बनाई थीं, जिससे ये पक्का हो गया कि सुनुमी असल में उसकी बचपन की दोस्त थी। फिर सुमी ने जैंगबू से कहा, उस समय मैंने तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में छोड़ दिया था, इसीलिए मैंने तुमसे अपनी पहचान छिपाई, मुझे माफ करना। जैंगबू चुप रहा, कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन वो आंखों के चेकअप के लिए डॉक्टर सीक के पास गया। वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी हालत और खराब हो गई है और वो किसी भी पल अपनी नज़र खो सकता है। इससे जैंगबू और भी पक्का इरादा कर चुका था। वो जहां भी जाता अपने कदम गिनता रहता, ताकि अगर वो अंधा हो जाए तो भी वो खुद रास्ता देख सके। दूसरी तरफ सुमी ने अपने सारा कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेच दिया, लेकिन अब उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। जैंगबू सुमी को मॉनिटर पर एक बक्सा लिए किसी से बात करते हुए देखता है। उसी समय सीसीटीवी सेंटर में साथ काम करने वाली एक महिला देखती है कि एक कार काफी देर से उसी इलाके में चक्कर लगा रही है। उसे शक होता है और लाइसेंस प्लेट पर जूम करने से उसे पता चलता है कि कार एक वांटेड किडनैपर की है। वो तुरंत चीफ को अलर्ट करती है, जो फिर पुलिस को अलर्ट करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में कार गायब हो जाती है। उसी समय जैंगबू को सुनुमी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती, जिससे वो डर जाता है। क्या होगा अगर उसे कुछ हो गया तो? बिना किसी हिचकिचाहट के जैंगबू अपनी साइकिल उठाता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन रास्ते में उसकी नज़र धुंधली होने लगती है। वो एक कार से टकरा जाता है। ब्योंगसू, जो सीसीटीवी में ये सब होते हुए देखता है, फुटेज में उसकी मदद के लिए बाहर भागता है। इस बीच किडनैपर सुमी को चाकू से धमका रहा है, उसे जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहा है। तभी जांगबू किसी तरह चिल्लाता हुआ आता है, सुमी। चौंक कर किडनैपर सुनुमी को छोड़ देता है और भागने लगता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सुमी को पूछताछ के लिए ले जाती है। हालांकि जांगबू सड़क पर अकेला रह जाता है। ब्योंगसू आखिरकार उसके पास पहुंचता है और उसे सहारा देने के लिए अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है। जांगबू, जो अब लगभग अंधा हो चुका है, टूट जाता है। रोते हुए अपनी हालत की वजह से वो सुनुमी से दूरी बनाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ सुनुमी अक्सर सीसीटीवी देखती थी, हाथ हिलाती थी, उम्मीद करती थी कि जांगबू उससे मिलने आएगा। अब हमें कुछ महीने बाद का एक सीन दिखाया गया है। सुनुमी जांगबू को एक कॉफी शॉप में बैठा देखती है। उत्साहित होकर वो उसके पास जाती है और उसे हाथ हिलाती है, लेकिन जांगबू चुपचाप एक छड़ी निकालता है और उल्टी दिशा में चला जाता है। सुनुमी चौंक जाती है और उसे झटका लगता है। जांगबू अब अंधा है, इस एहसास से उसका दिल टूट जाता है। वो चुपचाप उसका पीछा करती है और एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाती है। वहां वो अपनी पेंटिंग देखती है, पेंटिंग जो जांगबू ने बनाई थी। अगले दिन सुमी फिर से जांगबू का पीछा करती है। थोड़ा आगे चलने के बाद जांगबू मुड़कर पूछता है, आज तुम कहाँ जाना चाहती हो? सुमी को एहसास होता है कि वो अभी भी उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता है। आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है।